नाज़रीन, कल ट्रंप ने एक बात खुद एडमिट की है और वो अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है और मैं हैरान हूं कि अब तक किसी ने इस पे बात नहीं की। वो कहता है कि हमारे पास ईरानी आए थे और कहा था कि हम बहर हुर्मुज़ खोलने के लिए राज़ी हैं। मेरे सारे लोग इस बात पर खुश भी थे, सिर्फ मैं खुश नहीं था। मैंने कहा रुको, अगर हमने बहर हुर्मुज़ खोल दी तो वो 500 मिलियन रोज़ाना कमाने लगेंगे और मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। ज़रा ट्रंप की ज़ुबानी खुद सुनिए पहले। They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute. आपने सुन लिया, यानी ट्रंप के पास ये पूरा का पूरा ऑप्शन था कि वो अमन डील कर लेता। अब एक बात साबित होती है कि ईरान ने शायद लचक दिखाई होगी, लेकिन अमेरिका बार बार गोल पोस्ट को चेंज कर रहा था, बार बार जो है अपनी डिमांड्स बदल रहा था। अब ट्रंप ने एक और ट्वीट किया। वो कहता है वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, नो शिप कैन एंटर और लीव विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, इट इज सील्ड अप टाइट अंटिल सच टाइम एज ईरान इज एबल टू मेक अ डील। हमारे पास बहर हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल है, कोई जहाज गुजर नहीं सकता और बहुत सख्त तरीके से हमने उसको बंद कर दिया है जब तक कि ईरान डील नहीं करता। लेकिन दोस्तों, खुद ट्रंप कह रहा है कि ईरान राजी था हुर्मुज़ खोलने के लिए, हमने रिजेक्ट किया। क्योंकि देखिए, अगर ईरान हुर्मुज़ खोल देता है तो वो टोल तो लेगा, उसका हक है। क्योंकि लेटेस्ट खबर ये है कि बहरे मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है, जो कि बहरे हुर्मुज़ से ज़्यादा बड़ा चोक पॉइंट है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। इंडोनेशिया का बॉर्डर लगता है उसको और इंडोनेशिया ने उस पर टोल लेना शुरू कर दिया है। उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक मुआहदा किया है। वो डिफेंस मुआहदा है, ऐसा ही मुआहदा जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब या कतर के साथ किया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये किस किस्म की डिप्लोमेसी है, ये किस किस्म की सिफारतकारी है जो ट्रंप करना चाह रहा है। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। अप्रैल 17-18 ईरान ने हुर्मुज़ को लिमिटेड खोलने का एक इशारा दिया था, टैंकर्स गुजरने लगे थे, ऑयल प्राइसेस 10% नीचे आ गए थे। फिर क्या होता है, ट्रंप कहता है कि नहीं, ब्लॉकेड जारी रहेगा। अच्छा, अब ईरान को इस बात की उम्मीद थी कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा लेगा और इसी शर्त पे मुज़ाकरात हो रहे थे। ट्रंप अड़ गया जिद पे, उसने कहा कि हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। ईरान ने कहा जनाब ठीक है, फिर हुर्मुज़ भी बंद रहेगी। अप्रैल 19, अप्रैल 20 मोस्ट वायलेंट डे इन द स्ट्रेट सिंस द क्राइसिस बिगन। उस दिन झड़पें भी हुई थी। रॉरी जॉनस्टन हैं, ये कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट फाउंडर हैं, वो CNBC को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वी हैड द मोस्ट वायलेंट डे इन द स्ट्रेट ऑन सैटरडे दैट वी हैव हैड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्राइसिस एंड थिंग्स डोंट सीम टू बी गेटिंग एनी बेटर। चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। बहर हुर्मुज़ अब शिद्दत इख्तियार कर गई, यानी बहर हुर्मुज़ का जो 21 किलोमीटर चौड़ा जो इलाका है वो अब एक जहन्नुम का एक हिस्सा लगता है। वहाँ पर इतनी गोला बारूद बरसाया जाता है। नतीजा क्या निकला, हुर्मुज़ बंद है, दुनिया का 20% जो तेल है वो फंसा हुआ है वहां पे, और ट्रंप कह रहा है कि मेरे पास टोटल कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल है आपके पास? अब यहां पर एक एनालिस्ट का रिस्पॉन्स है बहुत ही अलग किस्म का, वो जरा सुनिए। वो कहते हैं कि ट्रंप ने जो आज मना किया है कि हुर्मुज़ जो है वो खुलने की डील थी और मैंने मना कर दिया, ईरान राजी था लेकिन फिर उसने उसको कैंसिल कर दिया। आगे वो कहते हैं लेट दैट सिंक इन, the strait could have been open. A deal had been made. And because the president suddenly decided he didn't want to allow Iran to benefit too, he sank the deal for everyone. सिर्फ ईरान को $500 मिलियन डेली का फायदा होना था। ये फायदा हजम नहीं हो रहा था ट्रंप को। इस वजह से उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को दांव पे लगा दिया। यानी पूरी दुनिया, अब $500 मिलियन शायद कुछ भी ना हो अमेरिका के लिए, लेकिन ईरान के लिए बहुत था और बाकी दुनिया के लिए भी कुछ ना हो। उनकी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी इस पे चल रही है कि बहर हुर्मुज़ खुले। अब उसने जो काम किया नाज़रीन, उससे क्या हुआ, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हाईजैक होकर रह गई है नाज़रीन। ये सूरत हाल है, ये लीडरशिप है इस वक्त ट्रंप की, जिसको उसके अपने लोग सवाल कर रहे हैं। अब देखिए कि ईरान के बारे में जो है वो ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप की अगली ट्वीट, वो कहता है ईरान इज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम। अब ये बड़ा एक अलग मामला है जिसकी तरफ मैं तवज्जो लेके जा रहा हूं आपकी, क्योंकि अब एक प्रोपेगेंडा शुरू ये किया गया है कि ईरान की अपनी लीडरशिप के अंदर एक तूफान है, एक रिफ्ट है, एक खलीज है, फूट पड़ गई हुई है। ट्रंप का ट्वीट सुनिए, 23 अप्रैल 9:14 पे उसने ट्वीट किया। कहता है ईरान इज हैविंग अ हार्ड टाइम फिगरिंग आउट हु देयर लीडर इज। ईरान को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है ये पता करने में कि असल लीडर उनका है क्या।
कौन है लीडर उनका? दे जस्ट डोंट नो, उनको पता ही नहीं है। द इन फाइटिंग इज बिटवीन द हार्डलाइनर्स हु हैव बीन लूजिंग बैडली ऑन द बैटलफील्ड एंड द मॉडरेट्स हु आर नॉट वेरी मॉडरेट एट ऑल। यानी जो जंग है वो सख्तगीर मुल्लाओं में है जिनको मैदान जंग में मैंने शिकस्त दी है, और उन मोतदिल मिजाज लोगों में है जो कि असल में मोतदिल नहीं है। ये अजीब बात कर रहा है ट्रंप। कहता है कि ये ट्रंप का दावा है कि ईरान अंदर से फ्रैक्चर हो चुका हुआ है, लीडरशिप कंफ्यूज्ड है, हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स के दरमियान लड़ाई चल रही है। लेकिन सच क्या है? हमने सच ढूंढने के लिए आपने वीडियो देखी है ना नाजरीन। सच ये है, एक अमेरिकन एनालिस्ट है, उनका नाम है जो केंट, उन्होंने ट्रंप की स्टेटमेंट पे एनालिसिस दिया। बाद में जो केंट सिर्फ एनालिस्ट नहीं है, ये लीडर जो लीडिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है यूएस की, उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और ईरान जंग की वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट में रिजाइन किया था। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं पोटस स्टेटमेंट क्रिएट्स रूम फॉर एन ऑफ रैम्प इन विच वी अवॉइड अ रिटर्न टू फाइटिंग एंड एलिमिनेट द नीड फॉर अ फॉर्मल स्टेटमेंट। ट्रंप जो है असल में इसी ट्वीट के अंदर अपनी हार भी तस्लीम कर रहा है और एक ऑफ रैम्प की ऑफर कर रहा है, एक डील की ऑफर कर रहा है। अब यही वो कंफ्यूजिंग मिजाज है ट्रंप का जिस पर ईरान यकीन नहीं करता। पाकिस्तान को भी मुश्किल पेश आ रही है बाय द वे, और एक एनालिस्ट ने लिखा था कि कहीं ईरान भी शकूको शुबात का शिकार है कि पाकिस्तान इतना जोर क्यों दे रहा है मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान का क्या लेना देना है। और एक तरफ पाकिस्तान जोर दे रहा है, आप नोट करें, और ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की, शहबाज शरीफ साहब की बहुत तारीफें कर रहा है। तो ये जो ट्रंप इतनी तारीफें कर रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की और फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की, इससे भी कहीं ना कहीं ईरान को शक हो रहा है कि कहीं ये मिले हुए तो नहीं आपस में। ये भी एक एनालिसिस है, इस पर आप लोग ज़रा अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी अपने एनालिसिस को जो है वो हरफ आखिर नहीं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और उसके लिए मुझे आपकी रहनुमाई दरकार होती है। इसलिए कमेंट्स में मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, सिर्फ तारीफ़ के लिए नहीं, तारीफ़ तो आप करते हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन अपना तज्जिया भी दिया करें। अब जो कैंट कहता है कि पोटस की जो स्टेटमेंट है वो एक ऑफ रैम्प ऑफर कर रही है। आगे कहता है कि वी कैन विड्रॉ एंड यूज सैंक्शंस एज आर ब्लॉकेड by removing our troops and ships we deny Iran military targets that they can use as leverage। मतलब हम अपने जो शिप्स हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं और सैंक्शंस को ब्लॉकेड की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ब्लॉकेड हटा लो और पाबंदियां लगा दो जो पहले लगी हुई थी, अपनी फौज और शिप्स को जो है वो नुकसान से बचाओ, क्योंकि वो ईरान के लिए बड़ा ईजी टारगेट है। लेकिन फिर यहां पर एक और एनालिस्ट है, उन्होंने जवाब दिया, ये बड़ा कमाल का जवाब है, सुनने वाला जवाब है। वो कहते इसी जो कैंट की बात पे, वो कहते ईरान वुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ टारगेट्स इफ द यूएस विड्रू इट्स ट्रूप्स एंड शिप्स, दे वुड बी एबल टू अप्लाई प्रेशर ऑन अदर कंट्रीज टू स्पिन देम कंप्लीटली फ्रॉम वॉशिंगटन। अच्छा, वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो पीछे हट जाएगा अगर ब्लॉकेड हट भी जाता है। ईरान के पास और भी टारगेट्स हैं जहां पर वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये आखिरी पॉइंट बड़ा किलर पॉइंट था। वो कहता है सैंक्शंस वुड नो लॉन्गर बी विद इन यूएस पावर। पाबंदियां लगाना अब अमेरिका के पावर में होगा ही नहीं। अमेरिका अब पहले क्या होता था, अमेरिका ने कह दिया इस मुल्क पे पाबंदी है, तमाम मुल्क उसकी पैरवी करते थे। ये एनालिस्ट कहता है कि इंस्टेड they would be removed by default as desperate nations after desperate nations made bilateral deals with Iran to get the black gold flowing again। यानी होगा ये कि अमेरिका का जो सैंक्शन लगाने की जो पावर है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेस्परेट मुल्क, वो ममालिक जिनके पास तेल नहीं है, जिनके पास खुराक नहीं है, जिनके पास रसद नहीं पहुंच पा रही है, वो खुद जाके ईरान से डील करेंगे और अमेरिका का जो सैंक्शंस वाला हथियार है वो धरा का धरा रह जाएगा। इसका कंक्लूजन, नतीजा नाजरीन ये है, द यूनिलैटरल विड्रॉल थ्योरी थस वर्क्स नो मोर क्लियरली टुडे देन इट डिड 6 वीक्स अगो। वो जो एक थी ना कि हम विड्रॉ करते हैं और सैंक्शंस लगाएंगे, वो काम अब नहीं चलेगा नाजरीन। ये है सूरत हाल। अब ईरान का जो असली पावर मैप है वो समझिए, यानी ईरान ने किस तरह से जवाब दिया, ईरान के पास इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है। डैनी क्रिट्सोविच इजरायली एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं द IRGC इज लिमिटिंग अथॉरिटी, Arakchi and Ghalibaf can continue talks with the Americans but without the power to commit or guarantee anything। हुआ ये है दोस्तों, जो मुज़ाकरात चलते चलते रुक गए ना, अमेरिका ने भी गोल पोस्ट चेंज किया, इसमें कोई शक नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ ऊपर आपको। लेकिन ईरान के अंदर भी जो पासदारान हैं इस वक्त वो ज़्यादा बड़े कंट्रोल में है, क्योंकि सुप्रीम लीडर जो है इनका वो इस वक्त ज़ख्मी है।
अच्छा, अब उनके कंट्रोल की वजह से अराकची, अब्बास अराकची और बाकर गलीबाफ जो कि मुज़ाकरात करने के लिए आते हैं, उनको टास्क तो दिया गया है कि आप जाएं मुज़ाकरात करें, मगर आपके पास कुछ भी कमिटमेंट करने की अथॉरिटी नहीं है, ना ही किसी चीज़ की आप गारंटी दे सकते। अगर देखा जाए तो IRGC जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है, और अगर ये जो दो साहिबान हैं इनके पास भी मुज़ाकरात तक की इजाज़त है, मगर एक लिमिट में रह के इससे आगे वो नहीं जा सकते हैं। अब पावर सेंटर्स क्या है, मैं अपने पहले वाले व्लॉग में आपको बता चुका हूं। अहमद वाहिदी ये IRGC के चीफ हैं, कमांडर हैं, एक तरह से आर्मी चीफ हैं IRGC के। अच्छा, अब ये हैं वो असली ताकत का मंबा। अगर कोई ये समझता है कि मसूद पज़ेश्किन जो कि सदर हैं ईरान के, उनके पास ताकत है, नहीं, ऐसा नहीं है। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा मजबूत है। जो लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत चलाती है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि सिविलियन गवर्नमेंट के पास रहती हैं। लेकिन जो ईरानी इस्टेब्लिशमेंट है, और ईरानी इस्टेब्लिशमेंट कौन है? पासदारानी इनकलाब, असल ताकत वो है। ठीक है, फिर मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़ादरी, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, ये भी एक बहुत पावरफुल फिगर है। इस पे मैं अलग से बात करूंगा नाज़रीन। कुछ इजरायली अकाउंट्स ऐसे हैं जो ये बार बार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोहम्मद बाकर गलीबाफ हैं, स्पीकर हैं उनकी असम्बली के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये खबर मेरे पास भी पहुंची, मुझे कहा गया कि आपने इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं तस्दीक के बगैर वीडियो नहीं बनाता, लिहाजा तस्दीक मैं आपको करता चलूँ कि ये जो खबर है ये गलत है, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है दोस्तों। अब आगे वो कहते हैं, द मेन डिवाइड इज़ नो लॉन्गर जस्ट IRGC वर्सेज अदर्स, द रियल स्प्लिट इज़ हार्डलाइनर्स वर्सेस प्रैग्मेटिक्स। इस वक्त जो है वो पासदारान इनकलाब और दीगर के दरमियान कोई खलीज नहीं है। असल खलीज किस में है? वो जो सख्त गिर है और वो जो कि समझते हैं कि मुज़ाकरात से मामला हल हो जाएगा, वो जो कहते हैं कि जंग जारी रखो और वो जो कहते हैं कि नहीं मुज़ाकरात करो, बहुत नुकसान उठा लिया, अमेरिका ने हार मान ली हुई है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे दोबारा राय लेना चाहूँगा, आप मेरे साथ साथ हैं। वो राय ये है कि क्या आपको क्या लगता है जो सख्तगीर वहाँ के जो कि थियोक्रेसी है या IRGC है या वहाँ के जो मौलाना हजरात हैं जो वो सोच रहे हैं कि जंग जारी रखो, क्या वो सही इकदाम है? या फिर वो तबका जो कह रहा है कि ठीक है हमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया अमेरिका को, अमेरिका घुटने टेक चुका है, अब मुज़ाकरात करते हैं, उनकी मानी जाए? ये आप लोगों ने भी राय देनी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अवामी राय जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस वक्त हार्ड लाइनर्स ताकत पकड़ रहे हैं, फैसले उनके हाथ में हैं और अमेरिका के मुकाबले में ईरान की पोजीशन सख्त होती जा रही है दोस्तों। इजरायली चैनल 12 ने रिपोर्ट किया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गलीबाफ रिज़ाइन कर चुके हैं, जो कि बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ें इसलिए की जाती हैं, आपको पता है इन चीज़ों पर सट्टा भी लगता है। पोली मार्केट के नाम से एक मार्केट प्लेस है इंटरनेट पे, वहाँ पे सट्टे लगते हैं, और जैसे ये खबर आती है तो ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमतें 3% बढ़ जाती है। जैसे इजरायली सोशल मीडिया अकाउंट्स या इजरायली चैनल से खबर गई कि गलीबाफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, सट्टा लगा था तेल पे और तेल की कीमत बढ़ गई थी दोस्तों। आप समझ रहे हैं आप कि ये हमें लगता है कि मामला सिर्फ सारे सियासी हैं, यहाँ पे इकॉनमी भी इन्वॉल्व है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पोली मार्केट, ये पूरी दुनिया का सट्टा लगता है यहाँ पे, कोई छोटा मोटा सट्टा नहीं होता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ईरानियन ऑफिशियल्स ने इसका इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि मल्टीपल ईरानियन पैरामिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि ये फैब्रिकेटेड न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, BBC, किसी ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। ईरानियन स्टेट मीडिया ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब है कि ये खबर जो है वो इजराइल की फैलाई हुई है और ये गलत है। इसको बोलते हैं क्लासिक फॉग ऑफ वॉर इन्फो वॉरफेयर, यानी धुंध फैलाई जाए हर तरफ। अब ईरान का कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पे। 23 अप्रैल को ईरान ने क्या किया? IRGC एरोस्पेस, IRGC नेवी, IRGC कुद्स फोर्स, प्रेसिडेंट पेजेश्किन, स्पीकर गलीबाफ, जुडिशरी चीफ मोहसिनी एजाज या एजाई भी कहते हैं, सब ने एक तरफा स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट आया इन सब का, क्या? ईरान स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी ऑफ द स्ट्रीट एंड द कोहेजन ऑफ द ऑफिशियल्स। ईरान की ताकत आवाम की यकजहती में है और जितने भी वो अफसरान हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके इत्तफाक में है। कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने भी पैगाम दिया। वो कहते हैं आयरन यूनिटी ऑफ द नेशन एंड लीडरशिप अंडर द सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर के साए तले हम फौलाद की तरह यकजहत हैं।
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ऐसा बयान दिया है। यानी उन्होंने कहा है हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स का फर्क इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। ये सीधा सीधा ट्रंप को जवाब है कि जो तुम कह रहे हो कि हमारे दरमियान एक खलीज है, एक खला है, ऐसा कुछ नहीं है, हम फौलाद की तरह यकजहत हैं दोस्तों। अब एक और बड़ी खबर ट्रंप ने आज अनाउंस किया है, द सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान विल बी एक्सटेंडेड बाय 3 वीक्स। इजराइल और लेबनान के दरमियान जो सीज फायर है उसमें 3 हफ्तों की एक्सटेंशन हो गई है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको याद है ईरान ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि लेबनान सीज फायर हो, और यही शायद एक बहुत बड़ी डिमांड थी जिसकी वजह से मुज़ाकरात भी नहीं हो पा रहे थे। ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान पे हमले जारी हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब लेबनान का सीज़ फायर 3 हफ्ते तक एक्सटेंड हो गया। इसका मतलब है ईरान यूएस डील पे कुछ प्रोग्रेस हुई है पसे पर्दा। बैक चैनल एक्सियोस ने लिखा है कि अमेरिका लेबनान सीज़ फायर इसलिए एक्सटेंड करना चाहता है कि इजराइल लेबनान पीस टॉक्स आगे बढ़ सकें और ईरान के साथ डील की कोशिशों को ख़राब होने से बचाया जा सके। ये है सूरत हाल इस वक्त। ट्रंप ऑफ रैम्प भी दे रहा है लेकिन वो खुले मुंह से बात नहीं कर सकता, ये तो आपको पता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है, रिपोर्ट किया है। वो कहता है द यूएस हैज बर्न्ड थ्रू सो मेनी म्यूनिशंस इन ईरान दैट सम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स इंक्रीजिंगली असेस दैट अमेरिका कुडंट फुली एग्जीक्यूट कंटिजेंसी प्लान्स to defend Taiwan from a Chinese invasion if it occurred in the near term। अब देखें, ये जो इस तरह के बड़े अखबार होते हैं ना, ये जब ऐसी खबर देते हैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है या होने वाला होता है। वो कहता है अमेरिका ने ईरान में इतने म्यूनिशंस, इतना असलहा इस्तेमाल कर लिया है कि खुद अमरीकी अफसरान और आर्मी के अफसरान का ये मानना है कि अगर चाइना ताइवान पे आज हमला कर दे तो अमेरिका के पास वो ताकत ही नहीं है कि उसको डिफेंड कर पाए। आपको पता है ताइवान एक तरह से अमेरिका की कॉलोनी भी है, ये पता है आपको। देखिए मैं आपको नंबर बताता हूँ, 1000 से ज़्यादा टॉमाहॉक मिसाइल फायर कर चुका हुआ है, 2000 एयर डिफेंस मिसाइल्स फायर्ड, 45% प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स ख़त्म, 50% थॉड का जो ज़ख़ीरा था थॉड मिसाइलों का ख़त्म, नियरली तकरीबन 50% पेट्रियट मिसाइल ख़त्म हो चुके हैं। CSIS ने इस पर रिपोर्ट दी, कहता है इट विल टेक 1 to 4 years टू रिप्लेनिश मिसाइल स्टॉक्स टू प्री वॉर लेवल्स। जंग से पहले की सूरत हाल जो थी अमेरिका की, जितना असलहा था उस तक पहुंचने के लिए 2 से 4 या 1 से 4 साल लग सकते हैं। और ये भी सुनिए, वॉर अगेंस्ट चाइना विल कंज्यूम म्यूनिशंस एट ग्रेटर रेट्स। अगर चाइना के खिलाफ जंग हुई तो अमेरिका का असलहा दिनों में ख़त्म होगा दोस्तों। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है, वो लिखता है चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स टेक स्टॉक ऑफ यूएस म्यूनिशंस वीक स्पॉट एक्सपोज्ड बाय ईरान वॉर। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने अमेरिका के मिसाइल की जो कमज़ोरी है वो नोट कर ली है और वो ईरान जंग में एक्सपोज हुई है। चाइना इस पूरी वॉर को मॉनिटर कर रहा है। पता है आपका इस वक्त बहरे हुर्मस पे ईरान का कब्जा, अमेरिका का ब्लॉकेड, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त उन्हीं पानियों के अंदर 3 चाइनीज वॉरशिप्स मंडला रही हैं। चाइना ने अपनी वॉरशिप्स भेजी हैं जो नोट कर रही है अमेरिकन ब्लॉकेड पे काम कर रही है, और अगर कुछ ऐसा अमेरिका करता है जिससे चाइना के मफाद को ज़्यादा नुकसान, अभी भी नुकसान पहुंच रहा है, इससे रेड लाइन अबूर करता है तो वॉरशिप्स एंगेज भी हो सकती हैं। CNN ने सेनेटर मार्क कैली को कोट किया, वो कहता है एट सम पॉइंट दिस बिकम्स अ मैथ प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी रीसप्लाई एयर डिफेंस म्यूनिशंस, वेयर आर दे गोइंग टू कम फ्रॉम। कहाँ से आएगा असलहा? खुद सेनेटर बोल रहा है उनका कि असलहा नहीं है, पैसे हैं, लेकिन एक अमेरिका के पास एडवांस्ड असलहा है, बनाने में सालों लगते हैं दोस्तों। अब देखिए ट्रंप क्या कह रहा है, वो कह रहा है ईरान राजी हो गया था हुर्मस खोलने के लिए, ट्रंप ने रिजेक्ट कर, खुद कह रहा है मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब कह रहा है मेरे पास टोटल कंट्रोल है। ईरान को कह रहा है कि ईरान फ्रैक्चर्ड हो चुका है। ईरान ने कोऑर्डिनेटेड यूनिटी स्टेटमेंट्स देके बता दिया कि हमें यूनिटी है। हो सकता है अंदरूनी इख्तलाफ हर जगह होते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर इस वक्त भी यूनिटी है दोस्तों, और उन्होंने ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया है। और अमेरिका की अपनी हालत क्या है कि आज कोई और मुल्क अमेरिका से पंगा ले, चाइना या कोई भी और, तो अमेरिका के पास इतना असलहा ही नहीं है, और इसी वजह से शायद वो लेबनान में सीज फायर करने पर मजबूर भी हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रंप की स्टेटमेंट्स पे मत जाएं, जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि अमेरिका भी काफ़ी हद तक कंसेशंस और रियायतें देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि वो जंग ना लड़ सकता है ना वो जंग जीत सकता है।
इस पे आप लोग अपनी राय दीजिएगा, इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं बराह रास्त लाइव कॉल्स में लेता हूं अपने लाइव सेशन में, तो फेसबुक पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं बल्कि सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।